हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हम बीएड थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश टीचिंग हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं और ये हमारी सेकेंड क्लास है। यानी कि पहले क्लास में तो हमने पढ़ा था, उसका सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अब यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट किए हैं तो ये हमारी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। इंग्लिश टीचिंग पढ़नी है हम लोगों को, तो इंग्लिश टीचिंग से पहले हमने ये जानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का हमने इंट्रोडक्शन, उसके नेचर और उसके स्कोप के बारे में जाना था। अब हम यहाँ पर आज इस वाले क्लास में हम ये जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश टीचिंग जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके निकला कहाँ से है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए परीक्षा में ऐसे ही पूछेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए तो आप वहाँ पर इसको इंट्रोडक्शन के अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या तो एक तो अलग पॉइंट करके आ जाएगा, क्वेश्चन करके आ जाएगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की इंग्लिश लैंग्वेज की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको बताइए कि क्या है वो। ठीक, तो आप इसको ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पहले क्या देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज यानी मैं इंग्लिश लिखा है सिर्फ, तो इंग्लिश इन प्री कॉलोनियल पीरियड। तो इंग्लिश पहले जब थी उसके बारे में क्या थी, यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लिखा है। पहले हम जानेंगे इंग्लिश प्री कॉलोनियल पीरियड, उसके बाद इंग्लिश कैसे कैसे बढ़ा, उसका जब ब्रिटिश एम्पायर आया उसमें इंग्लिश की क्या रोल थी, या फिर इंग्लिश किस स्टेज तक था भारत में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, देखते हैं क्या है कि वास्को डिगामाज डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया आल्सो पेव्ड वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन द सब कॉन्टिनेंट इन 1498। इसका मतलब ये है कि वास्को डिगामा का जो भारत का जो सी रूट खोजना था वह सिर्फ सी रूट नहीं खोजा था, जो समुद्री मार्ग उसने खोजा था सिर्फ समुद्री मार्ग व्यापार करने के लिए नहीं था, बल्कि वह इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी एक मार्ग बन गया था, जो सब कॉन्टिनेंट यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है उनके लिए भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन एक परिचय की तरह लाया गया। ये इसका अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लग सकते हैं और पहले ये था। ठीक, इट वाज 18th century when the Mughal Empire was on the decline and the English EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी had secured a foothold in India। यानी कि यह 1800 या 18वीं शताब्दी थी जब जो मुग़ल एम्पायर था वो अपने डिक्लाइन पर था और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी धीरे धीरे अपना पाँव पसार रही थी भारत में। पहले आई कंपनी व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगी, ज़मीन हड़पने लगी। तो आप जानते हैं कि कैसे क्या हुआ था, कैसे भारतीयों पर राज किया था अंग्रेजों ने। तो ये था उस समय के थोड़ा सा सिस्टम। ठीक, ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी देखिए ये था जब ब्रिटिश इंडिया जब नई आई थी उस समय की बात बताइए, तब इंग्लिश क्या था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लिश वाज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द इलीट पीपल एंड वाज नॉट द लिंगुआ फ्रांसा ऑफ द पीपल। यानी कि जो उस समय का इंग्लिश थी, इस समय का जो इंग्लिश था वह जो उच्च वर्ग के लोग थे उनका लैंग्वेज था, कम्युनिकेशन का एक माध्यम था, उच्च वर्ग था। और लिंगुआ फ्रांसा में होता है जो आम बोलचाल की भाषा थी, अब भी जो स्थानीय भाषा थी वही थी। यानी कि इंग्लिश अभी भी एक ब्रॉड वे पर नहीं आई थी। ठीक, ये रही बात हमारा प्री कॉलोनियल पीरियड के तहत। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश एम्पायर में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज को कहाँ तक मान्यता दी गई या फिर ब्रिटिश लैंग्वेज में इंग्लिश को कहाँ तक बढ़ावा मिला है। देखिए अब हम देखते हैं कि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, यहाँ ESL किताब में आपको मिलेगा ESL का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ये इसको मानते हैं, आप जानते हैं। बाय द ब्रिटिश एम्पायर यानी ब्रिटिश एम्पायर में अब इंग्लिश लैंग्वेज की क्या मायने हो गई या फिर क्या हो गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। इसमें देखो पहला पॉइंट है कि ESL एजुकेशन बिगन विद द राइज एंड स्प्रेड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यानी कि जो ESL यानी इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज जो शिक्षा थी अब यानी ब्रिटिश एम्पायर के उदय के साथ ही और ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक, दूसरा है, पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि इंग्लिश हैड
इंग्लिश हैड एक्सपेंडेड देयर ट्रेड रूट्स एंड द नीडेड टू कम्युनिकेट विद दोज हुम दे वर ट्रेडिंग। इंग्लिश का मतलब ये है यानी जो विदेशी लोग थे वो लोग अब धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ा रहे थे और उनको कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ा सा अपने भाषा के लोगों की ज़रूरत थी, यानी जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहे थे, जिनके साथ वो ट्रेडिंग कर रहे थे, उनके साथ कम्युनिकेट करने की आवश्यकता पड़ती थी, जिसके लिए उन्हें इंग्लिश के लिए चाहिए थी कि इंग्लिश वो भी बोलें हम भी बोलें, ताकि एक अच्छा कम्युनिकेशन बन सके और हमारा व्यापार बहुत अच्छे तरीके से आगे जा सके। ठीक, अगला है कि इंग्लिश बिकम द लिंगुआ फ्रांसा। अब यानी कि पहले क्या था, पहले उसमें था कि लिंगुआ फ्रांसा यानी सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार ट्रेडिंग शुरू की और व्यापार बढ़ाते गए, जिसके साथ आप व्यापार करें, मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस खोला है और आप साउथ तक उसका व्यापार करना जानते हैं, तो साउथ का कोई व्यापारी है आपसे बात करेगा नहीं कुछ, ठीक है, साउथ तो बहुत दूर को हो गया, मान लीजिए कि अगर हम लोग उत्तर भारत के हैं, बनारस के साइड के हैं, तो बिहार या फिर बंगाल से थोड़ा सा रहता है कनेक्शन हम लोग का, तो आप कुछ न कुछ बंगाली भाषा भी जान जाएंगे या फिर कोई ना कोई ऐसा वर्ड, तो क्या पता धीरे धीरे अगर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया तो बंगाली भाषा ही बोलने लगेंगे, उनके ही भाषा में लगती बोलने। ठीक, तो सेम ही ऐसा हो गया कि पहले क्या था, लिंगुआ फ्रांसा यानी सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, अब व्यापार की डिमांड होती है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, दो जन एक साथ जब सहमत हो तभी एक अच्छा व्यापार शुरू होता है या फिर अच्छा व्यापार होता है। ठीक, एंड बिकम द लिंगुआ फ्रांसा द कॉमन लैंग्वेज ऑफ दोज हु बिजनेस विथ ब्रिटर्स, यानी ब्रिटिश, यानी कि अब वो उन लोगों के भी कॉमन लैंग्वेज हो गया जो ब्रिटिशर के साथ ट्रेडिंग करते थे। ठीक, अगला है कि एज फॉर बैक 1759 क्रिश्चियन मिशनरीज एंटर्ड इंडिया, यानी कि अब 1759 में क्रिश्चियन मिशनरी जो होती, क्रिश्चियन मिशनरी जैसे इंडिया में एंटर की, अब यहाँ पर और ज़्यादा इंग्लिश की डिमांड या फिर इंग्लिश का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इंग्लिश जो क्रिश्चियन मिशनरी थी उन्होंने ही इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। क्रिश्चियन मिशनरी जो क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वो लोग आई थी और उन्होंने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। आप ही इंग्लिश को बढ़ावा देने में उनका भी योगदान बहुत अधिक तक है। इन 1787 डिस्पैच वेलकम द एफर्ट ऑफ रे स्वार्ट्ज टू स्टेबलाइज स्कूल फॉर द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो मिशनरीज यानी जो क्रिश्चियन मिशनरी जो आई थी, जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जो आए थे मिशनरी, उनके लिए क्या था, उन सबके भाषा इंग्लिश थी, तो इंग्लिश भाषा का प्रचार करने के लिए कि इंग्लिश जानेंगे तब लोग हमारे धर्म के बारे में जानेंगे, उसके लिए ये एक कोई महान विद्वान थे उन लोगों के रे स्वार्ट्ज जो विद्वान थे, इन्होंने एक डिस्पैच लाया ताकि टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो सके, एक अच्छा सा स्टेबलाइज यानी एक संस्था स्थापित कर दिया जाए जिसके द्वारा हम इंग्लिश की टीचिंग करा सके, यानी इंग्लिश भाषा की टीचिंग करा सके। ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे कि पहले क्या था, पहले सिर्फ जो उच्च लोग थे, जो बड़े लोग थे, उनकी भाषा इंग्लिश थी, लेकिन अब धीरे धीरे व्यापार के थ्रू ही यानी ट्रेडिंग के थ्रू ही ये भाषा अब आम जन की भाषा भी हो गई। ठीक, सर्वमान्य भाषा हो गई। अगला है कि फर्स्ट बुक द ट्यूटर टू टीच इंग्लिश टू द नॉन यूरोपियन बाय द ऑथर जॉन मिलर इन 1797, यानी कि जो पहली पुस्तक थी, एक पुस्तक आई द ट्यूटर ये पुस्तक थी, जैसे कि इस समय की पुस्तक है, यानी थोड़ा सा फेमस पुस्तक है रैपिडेस्ट इंग्लिश, 30 दिन में इंग्लिश सीखें, ऐसे ही आई होगी उस समय की। जो ये किसके लिए थी, नॉन यूरोपियन, जो नॉन यूरोपियन थे, नॉन यूरोपियन कौन था, अपने जो सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप के लोग थे वो नॉन यूरोपियन थे, उनको सिखाने के लिए इस जॉन मिलर ने सन 1797 में द ट्यूटर निकाला, एक पुस्तक को निकाला। ठीक, आगे है यहाँ पर दो मुख्य जो है मैकाले मिनट्स ऑफ 1835 एंड वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। देखिए इन दोनों ने जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डेवलप किया, बहुत ज़्यादा विस्तार अच्छे से बताया कि क्यों ये ज़रूरी है। मैकाले ने कहा कि नहीं,
मैकाले का डिस्पैच आया तो उसमें मैकाले की एक बात थी कि भले ही आप रंग से, खून से आप हिंदी हो या भारतीय हो, लेकिन आप अपने सोच से, टेस्ट से, ओपिनियन से आपको इंग्लिश बनना पड़ेगा, यानी कि इंग्लिश भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। जो भी करे, जैसा हम लोग सोचते हैं, जैसे यूरोपियन सोचे वैसा बनना पड़ेगा। वैसा वो बनाना चाहता था। और वो क्या चाहता था कि वह इंग्लिश इंस्टीट्यूशन यानी यूरोपियन इंस्टीट्यूशन की स्थापित किए, कि कोई एक संस्था, इंस्टीट्यूट स्थापित कर दिया जहाँ पर इंग्लिश का भाषा का प्रचार हो सके अच्छे तरीके से। ठीक, तो इसका बात कुछ माना गया, कुछ नहीं भी माना गया। लेकिन वो डिस्पैच जो 1854 का आया, उसमें भी उन्होंने इस बात को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया कि नहीं, यहाँ पर ये ज़रूरी है, कंपलसरी हो गया है। और यहाँ तक आते आते जो हमारा फ्रीडम फाइटर जो और सारे लोग थे, उन लोगों ने भी माना कि हाँ, इंग्लिश ज़रूरी हो गई है, क्योंकि इंग्लिश के बिना हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो भारत है वो बहुत ही विभिन्नता वाला देश है। उत्तर दक्षिण हर एक जगह आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न भाषा मिलती है जो एक दूसरे से अलग है तो भारतीय, लेकिन उन सब के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो वुड डिस्पैच में भी ये बात मानी गई। एक बंगाल के हमारे बहुत बड़े समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने भी इंग्लिश को ऐसे तो बहुत, उनका एक मत था कि वह बहुत सारी अच्छाइयों और बुराइयों में फ़र्क पड़ते थे। अगर भारतीय में अच्छाई है तो भारतीय में अच्छाई ठीक है, लेकिन भारतीय में बुराई है तो उसमें बुराई है। वैसे ही वो भी यूरोपियन में भी मानते थे, ब्रिटिश में भी मानते थे कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग गंदे हैं। यानी गंदे का मतलब इनकी बुरी चीज़ ये है, इनकी अच्छी चीज़ ये है। तो उनकी अच्छी चीज़ को अपना रहे थे, तो वो समझ रहे थे कि इंग्लिश हमारे लिए ज़रूरी है। तो उन्होंने भी इंग्लिश को मान्यता देने की कोशिश किया, इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए अपना प्रयास किया। ठीक, 1851 के बाद से ही 1857 में ही चेन्नई, मद्रास, 3 जगह बम्बई में स्थापित किया गया था। चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता में, सॉरी मद्रास चेन्नई तो एक ही है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज बाय द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के टाइम ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ तक डेवलप होगी। अब क्या हो गया कि भारत आज़ाद हो गया। अब भारत की आज़ादी के बाद इंग्लिश की क्या गति हुई वो अब हम देखेंगे कि इंग्लिश कहाँ तक उसका क्या हाल हुआ। देखिए, अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है अब इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ पर आई। ठीक, देखिए क्या हुआ कि इतने सालों तक तो इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया। जैसे ही उनका शासन ख़त्म हुआ, भारत मुक्त हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कि पहले इंग्लिश को हटाओ। फिर उन्होंने इतनी बुरी तरीके से हमारे ऊपर, इतनी निर्दयता से हम लोग पर जो शासन किया है, जो उनकी कोई भी चीज़ हमारे देश में नहीं रहनी चाहिए। हुआ क्या, पहला उसका रिएक्शन, सिंस इट वाज द लैंग्वेज ऑफ द रूलर्स हु हैड एक्सरसाइज्ड क्रूशली over Indians, the first reaction was to dethrone English from its exalted position, यानी कि जो इंग्लिश के जो एक उच्च लेवल का, जो हाई लेवल का जो उसको दर्जा दिया गया था कि ये इंग्लिश से बड़े लोगों की भाषा है, उसको पहले हटाओ। ये भाषा के तहत हुआ है, और से जो सारी कामें हो रही थी, सारी जो चीज़ हो रही थी वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर भाषा की बात हो रही है, सिर्फ भाषा को देखेंगे। जो भाषा के लिए क्या पहला रिएक्शन आया कि जो इंग्लिश को जो माना गया था हाई लेवल का, जो दर्जा दिया गया था लैंग्वेज, उसको पहले हटाओ। पहला रिएक्शन ये आया। दूसरा क्या, फिर इन सब के बाद अब कोई ना कोई चीज़ इंग्लिश के स्थान पर रखनी पड़ेगी। बहुत सारी भाषा थी, लेकिन रखा क्या गया, 5 चीज़ें हुई। जब इंग्लिश को हटाया गया उसके मुख्य भाषा के हिसाब से, जब भारत का अपना सत्ता आया, संविधान बना, उसके बाद से इन 5 चीज़ें, यहाँ 5 पॉइंट लिखा गया है, ये 5 चीज़ें घटित हुई। पहले क्या थी कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, जो हिंदी थी, जो देवनागरी स्क्रिप्ट की जो हिंदी थी, वाज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार जो हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट की जो हिंदी थी, उसको भारत का, केंद्र का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। इन ऑर्डर टू गिव हिंदी सफिशिएंट टाइम टू रिप्लेस इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि पहले ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश थी, इसके लिए
हिंदी को थोड़ा सा टाइम देने के लिए, थोड़ा सफिशिएंट टाइम देने के लिए इंग्लिश वाज डिक्लेयर टू कंटिन्यू एज एन एसोसिएट लैंग्वेज फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर टिल 1965। यानी कि 1965 तक 15 साल के लिए इंग्लिश को एक एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में रखा जाएगा, जब तक कि जो पूरे काम सारे कागजात जो है वो हिंदी में ना हो जाए। यानी कि जितने सारे जो कर्मचारी या फिर कार्यालय कार्य हैं वो हिंदी में, ऐसे तो इंग्लिश में सब कुछ होता था, अब हिंदी में जब तक नहीं बदल जाता तब तक जो कार्य को सुचारू रूप से रखने के लिए 15 वर्ष तक के लिए इंग्लिश को एसोसिएट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ठीक, ये हुई पहली पॉइंट जब भारत आज़ाद हुआ तब इंग्लिश को लेकर। दूसरी पॉइंट थी कि इंग्लिश डिड नॉट रिमेन द मीडियम ऑफ इंटरेक्शन। यानी दूसरा चीज़ ये हुआ कि अब जो इंग्लिश थी वह इंटरेक्शन यानी कि बातचीत की भाषा नहीं रही। इंग्लिश डिड नॉट रिमेन द मीडियम ऑफ इंटरेक्शन यानी कि अब वो भाषा नहीं रही। अब आप चाहे जिस भी भाषा में आप सरकार से बात कर सकते थे। पहले क्या थी, ब्रिटिशर का रूल था, उन सब का रूल था, तो बस आपको इंग्लिश में ही बात कर सकते थे या फिर इंग्लिश में ही अपनी बात पहुंचा सकते थे। ठीक, अगला क्या हुआ, थर्ड है कि रीजनल लैंग्वेज बिकम द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि जो उस समय के एग्जामिनेशन होते थे उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब क्या हुआ, रीजनल लैंग्वेज यानी जो क्षेत्रीय भाषा थी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम जो भी थी, हिंदी थी, पंजाबी थी, उर्दू थी, कुछ जो भी जहाँ की भाषा जो थी उसके हिसाब से अब मीडियम ऑफ लैंग्वेज बना दिया गया। फोर्थ क्या हुआ कि इंग्लिश सीज टू बी कंपल्सरी सब्जेक्ट। यानी कि पहले जो इंग्लिश को कंपल्सरी सब्जेक्ट रूप में रखा गया था, माना गया था, उसको हटा दिया गया कि नहीं, अब जिसका मन इंग्लिश रखने को रखेगा, जिसको मन नहीं लेने का वो नहीं लेगा। ये एजुकेशन के क्षेत्र में ले सकते हैं। ठीक, अगला हमारा जो लास्ट पॉइंट है, द स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड यूजिंग रीजनल लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी अब वह इंग्लिश को नहीं, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज थी उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के रूप में सुचारू रूप से शुरू कर दिया। यानी कि बंगाल की जो गवर्नमेंट थी अब बंगाली भाषा में, गुजरात की गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, वो गुजराती भाषा में अपना सारा कारोबार शुरू कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने समझ में आया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो इतिहास था, इंग्लिश लैंग्वेज के इतिहास में था कि इंग्लिश लैंग्वेज की दशा कहाँ से पहले कहाँ थी फिर कहाँ आ गई। ये आज हम लोग जाना कि पहले क्या थी, अब क्या थी, इंडिपेंडेंस के बाद थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।